स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा की ही अगर हम बात कर लें तो कल रात लगभग 5 एनकाउंटर हुए हैं और इनमें से नोएडा में हुआ एक एनकाउंटर फर्जी साबित हुआ है। एक सब इंस्पेक्टर ने जिम ट्रेनर को गोली मार दी। जिम ट्रेनर के परिवार का आरोप है कि सब इंस्पेक्टर ने अपना प्रमोशन पाने के लिए यह फर्जी एनकाउंटर किया है, लेकिन पुलिस इसे निजी दुश्मनी का मामला बता रही है। आखिरकार सच क्या है और क्या उत्तर प्रदेश पुलिस वाकई में फर्जी एनकाउंटर भी कर रही है? अगर गुंडाराज खत्म करने के लिए एनकाउंटर हो रहे हैं तो इसमें आम लोगों की जान क्यों जा रही है? इन तमाम सवालों पर हम एक बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि नोएडा में कल रात हुआ क्या था। यूपी में हर 3 घंटे पर एक एनकाउंटर, 72 घंटे में 22 मुठभेड़, 2 ढेर और 34 गुंडे गिरफ्तार। जमाने बाद पुलिस की बंदूकें गरजी और निशाने पर आए बदमाश। और फिर योगी के ऑपरेशन ऑल आउट का हो गया एनकाउंटर। नोएडा में शराब के नशे में धुत सब इंस्पेक्टर ने बेकसूर जिम ट्रेनर को गोली मारी। चश्मदीदों से सुनिए कैसे सब इंस्पेक्टर ने की गुंडागर्दी। तो जो अपने किसी बड़े अधिकारी के पास में फोन किया गया, ऐसे कुछ लोगों से यहाँ पे मुठभेड़ हो गई है और जो 3-4 कट्टे लेकर के आओ, 2 लोग और बचे हैं, इनको और मारना है अभी। सब इंस्पेक्टर विजय दर्शन ने जितेंद्र यादव के गले में गोली मारी। हमने सोचा कि 1-2 थप्पड़ मारेगी, चौकी ले जाएगी, माँ बाप को बुलाएंगे, ज्यादा यही होगा क्योंकि गैंगस्टर तो है नहीं हम। उसने सीधी गन निकाली, लोड करा मेरे सामने और सीधे गोली मार दी। क्रिमिनल हो तो जेल डाल दे भाई, हमने ड्रिंक करी है या कुछ भी कराओ उसका सजा है हमारी, गोली थोड़ी हमारे लिए। देखता था कि भाई किसी तरह का जो एलिगेशन कुछ लोगों ने लगाया था कि एनकाउंटर के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया, वो तथ्य इसमें नहीं नजर आता है। ये कह रहे दोस्त थे, हमने तो नहीं देखा कि दोस्त इस तरह से किसी को गोली से भून दे। आखिर सच क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र यादव नोएडा सेक्टर 122 के परथला गांव में जिम चलाते हैं और शनिवार की रात अपनी बहन का शगुन चढ़ाकर रात 10 बजे लौट रहे थे। सेक्टर 122 की चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर विजय दर्शन ने जितेंद्र को रोका। कहासुनी के बाद विजय दर्शन ने जितेंद्र की गर्दन में गोली मार दी। जितेंद्र के साथ गाड़ी में सवार सुनील यादव को भी गोली मारी जो उनके पैर में लगी। बाद में पुलिस ने ही जितेंद्र को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई। जितेंद्र के रिश्तेदारों का आरोप है कि सब इंस्पेक्टर विजय दर्शन ने प्रमोशन पाने के लिए जितेंद्र का फर्जी एनकाउंटर करने की कोशिश की, जबकि पुलिस इसे निजी दुश्मनी की तरफ इशारा कर रही है। ये फैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है कि जो ये सब इंस्पेक्टर है अंडर ट्रेनिंग और जो ये घायल युवक है, उसके बड़े भाई से उसकी अच्छी जान पहचान थी, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहा है, वो कह भी रहा है। और अगर आप उससे पूछेंगे तो वो भी इस चीज को नकारेंगे नहीं। और ये क्योंकि उसका छोटा भाई था, अब जाहिर सी बात है कि वो जो अभी तक जो प्रथम दृष्टया सत्य संज्ञान में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो ये छोटा भाई है इसको भी ये जानता था और दोनों एक दूसरे को जानते थे। सच क्या है ये जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दरोगा विजय दर्शन समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर जेल भेज दिया है। लेकिन इस मामले ने यूपी में बदमाशों के एनकाउंटर की पूरी मुहिम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ जितेंद्र की हालत जानने पहुंचे बीजेपी के स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा इससे खुश नहीं दिखे। पुलिस की एनकाउंटर पॉलिसी है जिसमें कि पुलिस वालों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारेगा ताकि उन्हें प्रमोशन मिले, उन्हें इनाम मिले। इसके तहत इस बेगुनाह लड़के को गोली मारी गई। लॉ एंड ऑर्डर संभालने का मतलब एनकाउंटर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर संभालने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर संभालना है। एनकाउंटर की उसमें कोई स्थान नहीं है। ना प्रदेश सरकार, ना हमारे मुख्यमंत्री या किसी भी अधिकारी की तरफ से एनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल मैं समझता हूं लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए ठीक नहीं किया जा सकता। दरअसल यूपी में दिन दहाड़े हो रही हत्या, लूट, रेप और छेड़छाड़ की वारदातों के बाद पुलिस ने गुंडा राज खत्म करने के लिए ताबड़तोड़ एनकाउंटर करना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस मुहिम की आड़ में कुछ पुलिस अफसरों ने कहीं निजी दुश्मनी तो कहीं प्रमोशन के लिए फर्जी एनकाउंटर का रास्ता अख्तियार कर लिया है। पैसा लेकर के मनमाने तरीके से फर्जी एनकाउंटर करना ये जघन्य अपराध है और हत्या से भी ज्यादा अगर गंभीर अपराध है तो फर्जी मुठभेड़ है। इन सब के बीच योगी सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर पर एनकाउंटर से ही काबू पाया जा सकता है? अगर सरकार यही मानती है तो फिर गुंडाराज खत्म करने की मुहिम में बेकसूर क्यों मरें? क्या यूपी पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है?
तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अपनी जो बुक है, जो अपनी गुड बुक है, उसमें अच्छी एंट्री दर्ज करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरह से एनकाउंटर कर रही है, बेगुनाहों को निशाना बना रही है। इस पर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। उस वक्त मेरे साथ पैनल में पंखुड़ी पाठक जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, वो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। टीआर कक्कड़ साहब हैं, एक्स कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत बीजेपी से ही करेंगे। राकेश त्रिपाठी जी, क्या हो रहा है ये उत्तर प्रदेश में? ये क्या आपकी पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है? देखिए, फर्जी एनकाउंटर का मसला नहीं है, ये एक आपराधिक घटना है। इस आपराधिक घटना को हम आपराधिक घटना की दृष्टि से ही देख रहे हैं। हमने एक बार भी इसको मुठभेड़ के रूप में नहीं कहा एनकाउंटर। घर वाले आरोप लगा रहे हैं, राकेश जी, घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर किया है, अपने गुडवर्क शो करने के लिए फर्जी एनकाउंटर की कोशिश की है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। एक दरोगा है जो कि बाकायदा वर्दी में है, वो अपने सर्विस रिवॉल्वर से किसी को गोली मार देता बिना वजह। ये क्या वजह, ये क्या है? नहीं रोहित जी, मैं इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से स्वीकार कर रहा हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना घटी है, जिस घटना में उप निरीक्षक ने एक आपराधिक कृत्य के कारण उन्होंने एक गोली मार दी है एक व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का कोई कसूर नहीं था, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था, उसके ऊपर उन्होंने गोली चलाने का काम किया है। इसको आपराधिक घटना मानते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक मुकदमा भी पंजीकृत किया है और उसको गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। हम इस मसले को बहुत गंभीरता से, संजीदगी से ले रहे हैं, लेकिन बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं। लेकिन जो आपके अफसर कह रहे हैं वो बात भी तो हजम नहीं हो रही है। आपके अफसर जो कह रहे हैं, राकेश जी, आपके अफसर जो कह रहे हैं वो बात भी तो हजम नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि दोस्त का भाई का कुछ दोस्ती थी, कुछ झगड़ा था, वो अभी तक क्लियर ही नहीं है कि हुआ क्या। आपके अफसर ही क्लियर नहीं है इस घटना को लेकर। हम क्यों ना फर्जी एनकाउंटर कहें इसको? नहीं, बिल्कुल क्लियर है रोहित जी। इसमें जो जिनके ऊपर गोली चली है मिस्टर जितेंद्र यादव जी, उन जितेंद्र यादव के बड़े भाई धर्मेंद्र यादव के साथ जिस उप निरीक्षक ने गोली चलाई है उसके साथ उनके परस्पर संबंध हैं। यह विवेचना का विषय है कि इसमें पर्सनल एनिमिटी का कोई कारण था क्या, जिस एनिमिटी के कारण गोली चलाई है। वजह जो भी हो गोली चलाने की, हम इसको आपराधिक कृत्य मानते हैं और आपराधिक कृत्य मानते हुए ही हमने एफआईआर दर्ज करने का काम किया है और इस आरोपी दरोगा को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। पंखुड़ी जी, क्या बेकसूरों को मार के रामराज्य आएगा? इस तरीके से बेकसूरों पर गोली चला के रामराज्य आएगा? को होने से नहीं रोक पाए, उनको हमने निलंबित करने का काम किया। ठीक है, देखिए, मैं वहां पर जहां पर ये लड़का जितेंद्र अपनी जहां पे जीवन और मौत के बीच में जहां पर अटका हुआ है, वही फोर्टिस अस्पताल में मैं थी और 5 बजे वहां पे घर वालों ने, उनके परिजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने सरासर ये बोल दिया कि ये जो आरोप, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एसएसपी नोएडा ने करी है ये एकदम झूठी है। वहां पर उनका भाई भी था, परिवार के बाकी लोग भी थे। सबका कहना है कि हमारे किसी भी परिवार के व्यक्ति का जो दरोगा, जो आरोपी दरोगा है, उनसे कोई लेना देना नहीं था। ये चार, देखिए आप इसको समझने की कोशिश करिए कि हुआ क्या। 4 लड़के रात को अपनी बहन की शादी से लौट रहे थे, उन्हें पकड़ के किसी और जगह पे ले जाने की कोशिश की जाती है। 2 लड़के भाग जाते हैं, बाकी 2 भागने की कोशिश करते हैं। एक के पैर पे गोली लगती है, एक के गर्दन पे गोली लगती है। चारों के चारों जो लड़के हैं उनमें से किसी पर भी किसी तरह का कोई आज तक आपराधिक मुकदमा नहीं है। ये बात तो मुझे लगता है सामने है। ये बात आज जब वहां पे महेश शर्मा जी जो सांसद हैं वहां के, वो आए, उन्होंने भी ये बात कही कि लड़के पूरी तरह से निर्दोष थे। अब जब ये बात सामने आ जाती है, घर वालों का भी यही कहना है कि फर्जी इनकाउंटर की कोशिश की गई थी और अगर ये मर जाता तो कहते कि इनकाउंटर बहुत बढ़िया इनकाउंटर हो गया, हमने अपराधी को मार दिया। अस्पताल में मैं इस वक्त टीआर कक्कड़ साहब को इस बहस में शामिल करना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं कक्कड़ साहब, आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह कि माना कि चलिए क्राइम कंट्रोल का प्रेशर है आपके ऊपर, तो क्या किसी को भी पकड़कर ऐसे आप गोली मार देंगे? यूपी पुलिस की इस कार्रवाई पे क्या कहेंगे आप? मैं आपके प्रश्न को 2 हिस्सों में लेता हूं। पहला तो ये है कि ये जो एनकाउंटर जिसे आप कह रहे हैं, जो कल घटना हुई है, ये इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के आदेश दे दिए गए होंगे। जैसे मैं सुन रहा था कि चारों आरोपी जो जिसमें दरोगा शामिल है उनको सस्पेंड करके शायद अरेस्ट भी कर लिया होगा और इसके बाद जांच पड़ताल लगेगी। मेरा ख्याल से ये कोई एनकाउंटर नहीं है, ये कोई पर्सनल अपने कोई पर्सनल डिफरेंसेस होंगे या नहीं होंगे ये मुझे नहीं, लेकिन ये एनकाउंटर्स में नहीं गिना जाना चाहिए क्योंकि इन सभी, जैसे आप बता रहे हैं, किसी
जो विक्टिम है उसके कोई पहले केसेस नहीं है, तो एनकाउंटर का सवाल ही पैदा। अब मैं आता हूं बड़े प्रश्न पर कि जो आप कह रहे हैं दिल्ली में, यूपी में मुठभेड़ हो रही है क्राइम कंट्रोल करने के लिए। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये होता है कि वो जो जेल से भागे हुए लोग हैं या कुछ जिनके बहुत सारे अपराध हैं और फिर अपराध करने की उसमें कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ उनको जब पकड़ने जाते हैं तो ऑब्वियसली वो रेजिस्ट करते हैं, वो शायद फायर भी कर देते हैं और उस पर मुठभेड़ हो जाती है। लेकिन इससे जो छोटे मुकदमे हैं, जैसे एक चोरी का मुकदमा है, छोटी मोटी हार्ट का मुकदमा, इनमें एनकाउंटर नहीं होते हैं और नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास कानून है इन सबको काबू करने के लिए। इनको आप तड़ी पार कर दीजिए, यानी कुछ जिले से बाहर कर दीजिए, फिर अगर देखे जाते हैं तो मुकदमा दर्ज कीजिए, या इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है कक्कर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ये भी मेरा मानना है, ये भी मेरा मानना है कि कक्कर साहब, मेरे पास एक आंकड़ा भी है, ऑफिशियल आंकड़ा है, कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर सकते। जी, कोई बात बताना चाहती हूँ कि जो परिजनों का कहना है कि जब एसएसपी साहब ने या कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई उनके पास, जब पुलिस से एक भी व्यक्ति नहीं गया, तो ये बात एसएसपी साहब ने खुद से कैसे पता लगा ली कि उनकी दोस्ती थी, कुछ था, जब इस पे बहुत बड़ा एक सवाल उठ रहा है। तो इस पे जो परिजनों की भी डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी। और जो दूसरी बात आपने कही कि पर्सनल इसमें एंगल हो सकता था, कक्कड़ साहब, वो जो 4 पुलिस वाले थे वो पुलिस की वर्दी में थे, सर्विस रिवॉल्वर लिए हुए थे और ड्यूटी पे थे। तो जो भी अगर पर्सनल कोई अगर इस तरह की कोई घटना को अंजाम देना चाहेगा तो वो वर्दी में नहीं जाएगा, अपनी पूरे पुलिस का अपना महकमा लेके नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश थी इसको एक एनकाउंटर की तरह से दिखाने की, वो फेल हो गई। तो इसीलिए एनकाउंटर पॉलिसी पे कोई सवाल ना उठे, इसीलिए बचाने के लिए अब इसको एक पर्सनल एंगल दिया जा रहा है, जबकि इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुई है, ना उसके परिवार से बात हुई, और जो लड़के उसमें बच के भागे हैं पुलिस ने उनसे भी अभी तक बात नहीं करी है। तो कैसे एसएसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हैं कि इनका पर्सनल कुछ लेना देना था? परिवार ने पूरी तरह से इन चीजों को खारिज कर दिया है। देखिए, हाँ, वाकई में सवाल खड़े होते हैं कि क्या मैं केवल आपको जी बोलिए, आप बोलिए पहले। मैं इस घटना पर केवल आपको अपने तजुर्बे से बताना चाहता हूं, ठीक है, कि अगर ये जैसे इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, अगर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है तो इसका मतलब यह है कि इंक्वायरी रिपोर्ट की हम करें। उन्होंने मान लिया है, मुकदमा दर्ज कर दिया है, इंक्वायरी होगी, उसके बाद जो भी दोषी होगा उसको अरेस्ट किया। ये मर्डर का चार्ज है, ये कोई इससे कम तो होने वाला नहीं है। मर्डर है या इसको वो है, तो ऑब्वियसली इंक्वायरी का इंतजार, अगर सरकार इंक्वायरी ना करवाती फिर तो हमें सवाल इसलिए उठ रहे हैं, इसको इसलिए कहा जा रहा है सामने नहीं आने, क्योंकि इस घटना में बहुत सारे इत्तेफाक जुड़ गए हैं। क्या इत्तेफाकन ऐसा हो गया कक्कड़ साहब, क्या इत्तेफाकन ऐसा हो गया होगा वहां पर कि वो जो जैसे पुलिस बता रही है कि भाई का दोस्त था, वो भाई का दोस्त इत्तेफाकन वहां पर उस जगह पुलिस को मिल गया और पुलिस ने इत्तेफाकन उसको गोली मार दी? इतने इत्तेफाक जुड़े हैं, इसमें इत्तेफाक कम, कुछ और ज्यादा नजर आ रहा है। ये घटना इत्तेफाक से नहीं हुई है। ये घटना बस यही बात मैं सुनना चाह रहा था। ऐसा होता है कई बार के पहचान में गलती हो सकती है कुछ भी, लेकिन ये मेरे हिसाब से आज सामने जो है, मेरे सामने जो आती है उससे ये एक कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके बाद एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए, वो जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है पंखुड़ी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने, और जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो लगातार जोर है एनकाउंटर पर, तो ऑपरेशन ऑल आउट का मतलब क्या ये है कि जो हाथ में आए उसको मार दो? ऑल आउट मतलब सब खत्म, चाहे वो गुनहगार हो चाहे वो ना हो, सबको मार दो, सब खत्म कर दो? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से ये सरकार आई है, फर्जी इनकाउंटर का पहला ये केस नहीं है। आपको याद होगा सुमित गुर्जर फर्जी इनकाउंटर केस में भी ऐसा ही हुआ था। मैं आपके पास आ रहा हूँ। धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो पीड़ित हैं इस मामले में, जितेंद्र उनके भाई हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए धर्मेंद्र जी, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आरोप है आपके पुलिस पर? बहरामपुर से वो सगाई चढ़ा करके अपनी सिस्टर की लगन सगाई चढ़ा करके आ रहे थे, और मेरे भाई के साथ में 2-4 दोस्त थे उनके, तो जिम के पास में, अपने गांव में जिम के पास में आकर के एक भाई जो उतर गए और 3 जने रह गए थे।
फिर उसके बाद में मेरा भाई उन दोनों जनों को छोड़ने के लिए गया। फिर उसके बाद में ब्रिजा घाटी से पीछे से जो है विजय दर्शन जी और संजय टमका जी और तुम्हारे पंकज जी और एक अन्य और हैं, ये 4 जने थे ब्रिजा में। इन्होंने भाई से बदतमीजी करी और गाली गुप्तार पकने लगे कि तुम कहाँ पे डोल रहे हो, तुम्हें एनकाउंटर हो जाएगा, ये है वो है। भाई ने बोला कि सर हमारा क्यों एनकाउंटर क्यों कर दोगे, हम तो गांव के ही हैं, ये है वो है। तो फिर मतलब गाली गलौज देने लगे, गंदी संदी जो ये। तो भाई ने कहा कि जी हम परथला से ही हैं, मेरा भाई धर्मेंद्र है और मैं लोकपाल प्रधान का भतीजा हूँ, यादव हूँ मैं। तो फिर इसी बात पर वो यादव नाम लेते हैं साथ में, वो ज्यादा चिढ़ गया। धर्मेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि आपका आरोप है कि एनकाउंटर की कोशिश की गई और एनकाउंटर की इंटेंशन से ही गोली मारी गई पुलिस की तरफ से, आप ये कह रहे हैं ना, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सर अब आप ही देख लो, जब कोई गुनहगार नहीं है व्यक्ति और उसको जो गोली मार रहे हो तो एनकाउंटर के हिसाब से मार रहे हो ना। कोई अभी तक किसी तरह का कोई केस नहीं है मेरे भाई पे और मुझ पे भी या परिवार में किसी भी अन्य किसी आदमी पे भी। अच्छा, पुलिस जो है एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रहा है कि आपका और जो आरोपी दरोगा है उसका कुछ कनेक्शन है, क्या है, कुछ ऐसा कनेक्शन है? कभी कोई अब ये है, देखो दरोगा जी या मतलब एसएसपी साहब या कोई भी इसमें कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोलने नहीं। आप मुझे बताइए कि कनेक्शन है या नहीं है? आपका जैसे बताया जा रहा है कनेक्शन का, क्या ऐसा कोई कनेक्शन है आप लोगों का? मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं इस वक्त चलता हूं राकेश त्रिपाठी जी के पास। और राकेश जी, मेरे पास एक आंकड़ा है और ये आंकड़ा है जनवरी 2005 से अक्टूबर 2017 का। उसमें कुछ वक्त, और अभी आपने सुना कि जो धर्मेंद्र हैं, जो पीड़ित के भाई है, वो सीधा आरोप लगा रहा है आपके। निश्चित तौर पर देखिए, अगर रोहित जी, अगर इसको हमने मुठभेड़ कहा होता और इस मुठभेड़ के फर्जी होने की संभावना बनती या ऐसा कोई खुलासा होता तो निश्चित तौर पर उसका फर्जी मुठभेड़ कहते। हम इसको शुरू से ही लगातार, जब से ये घटना रिपोर्ट हुई है, हम तब से इस बात को कह रहे हैं कि एक आपराधिक घटना है। इस आपराधिक घटना में अपराध कारित करने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस का एक दरोगा है, इसलिए इसको मुठभेड़ कह देना ठीक नहीं है। हम इसको आपराधिक घटना के तौर पर ही देख रहे हैं। 307 के हमने एफआईआर इसमें दर्ज करने का काम किया है और आरोपी दरोगा को हमने गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है, जैसे किसी सामान्य अपराधी को भेजने का काम किया जाता है। हम इसको आपराधिक घटना के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद इसको मैं चाहूंगा कि इसकी बहुत गहनता से इस मामले की जांच हो और जो भी हकीकत हो, जो भी सच्चाई हो, वो इस मामले की निकलकर सामने आए। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े इस डिबेट में, इस बड़े मुद्दे पर आपने हमसे चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।